दूसरा इन्होंने इंजन के ऊपर से कैप रिमूव कर दिया है। अच्छा, तो मतलब इंजन के ऊपर अभी जो वो प्लास्टिक का कैपिंग होती है, कैपिंग होता है, वो रिमूव कर दिया है। वो शायद राइट। सबसे ज्यादा गर्म सेगमेंट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया के अंदर इस समय पे, जहां पे काइगर और मैग्नाइट जैसे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके बावजूद हमारे साथ है पारस मनचंदा जी, जिन्होंने आज भी मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा को चूज किया है इस सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियों को नजरअंदाज करते हुए, और बहुत सी रिसर्च इन्होंने की है। तो आज जानते हैं इनकी रिसर्च, इनका अब तक का एक्सपीरियंस कहता है, और आज भी इन्होंने विटारा ब्रीजा को ही क्यों चूज किया। सो पारस जी, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल और थैंक यू। आप अपने व्यूज जो हैं वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे, और आपकी इस वीडियो को देख के काफी व्यूअर्स को बहुत फायदा होने वाला है कि वो आगे गाड़ी कैसे ले, कौन सी ले, क्या क्या चीजों को दिमाग में रख के ले। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि विटारा ब्रीजा ही क्यों? इतने सारे नए मार्केट में जो है वो प्लेयर्स हैं, मैग्नाइट आ गई है, काइगर आ गई है रेनो की, और मतलब आपने फिर भी विटारा ब्रीजा चूज करी, तो इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहला रीज़न ये है कि ये एक रिलायबल है, एक फैमिली कंफर्ट गाड़ी है। दूसरा, इसका इंजन, मोस्टली इसका इंजन जो कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड आता है, वो सबसे पहली प्रेफरेंस थी इस गाड़ी को खरीदने के लिए। बाकी गाड़ियों में इतना पावरफुल इंजन नहीं अब तक ऑप्ट किया है किसी भी कंपनी में, चाहे आप मैग्नाइट देख लें, आप काइगर देख लें। ये सब गाड़ियां अभी नहीं उतने तक पहुंची हैं, उतना इनका पेट्रोल इंजन का इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए यही पहला ऑप्शन ये था इस गाड़ी को ऑप्ट करना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मतलब टर्बो आपको नहीं चाहिए, तो अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड में जाना चाहते हैं तो वो इसी गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का मिलता है, जो बाकी कोई और जो आपको कॉम्पिटिटर है वो नहीं दे पा रहा है। तो आप जब ये गाड़ी लेने गए तो कौन कौन सी गाड़ियां आपने देखी, और मतलब क्या क्या आपको कंफ्यूजन लास्ट में किन गाड़ियों के बीच में आया कि इस प्राइस पॉइंट पे? और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ऑन रोड कितने की पड़ी ये गाड़ी, और ये कौन सा मॉडल है? ये LXi वेरिएंट है, मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा LXi वेरिएंट। ये ऑन रोड मेरे को पड़ा है 839 का, मींस 8,39,000। 8,39,000 में। तो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर कोई गाड़ी लेने जा रहा है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? आपने क्या क्या ऑप्शंस देखे इस 8.5 लाख रुपए के अगर हम प्राइस ब्रैकेट देखें तो 8.5 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आपने कौन सी जो गाड़ियां मोस्ट कंसीडर आप कर रहे थे और आपने फिर उसमें से ये चूज की? मोस्टली मैंने 3 गाड़ियां देखी थी। एक मैंने देखी थी वेन्यू, Hyundai की वेन्यू। दूसरी मैंने ऑप्ट किया था किया सोनेट को। किया सोनेट मेरे को काफ़ी पसंद भी आई थी, लेकिन जिस प्राइस रेंज में मेरे को विटारा ब्रीजा मिली, उस रेंज के हिसाब से सोनेट का प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा था। वो अराउंड मेरे को पड़ रही थी 9 लाख रुपए की। जितने फीचर्स मेरे को इस गाड़ी में मिले हैं 8,40,000 के अराउंड में, उतने में वो मेरे को 9 लाख रुपए की अराउंड पड़ रही थी। तो फिर जब पावर पैक सस्ते में मिल रहा था तो महंगे में क्यों जाना था। तो सेम फीचर्स आपको 60,000 सस्ते में मिल गए। अच्छा, तो मतलब बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपके लिए है। तो जैसे कि ये बेस मॉडल है आपका विटारा ब्रीजा का, कोई कमी आपको लगती है कि यार और ये चीज होती? देखिए, बाकी अब शौक के हिसाब से बहुत चीजें लोगों को जरूरी रख सकती हैं, लेकिन बेसिक ड्राइविंग के लिए अगर हमारा इंडियन मिडिल क्लास एक अच्छी गाड़ी चाहता है, आपको कोई कमी लग रही है इस गाड़ी के अंदर कि ये फीचर दे देते तो मजा आ जाता है, कुछ ऐसा कि थोड़ा सा ये फीचर अच्छा कर देते तो कंप्लीट हो जाती है? देखिए, सारी चीज होती है चॉइस की, खुद की। आपको पर्सनली कितनी गाड़ी पसंद आ रही है, आपका पर्सनल परसेप्शन क्या है। मेरे को इस गाड़ी में कोई कमी नहीं लगी। बेस वेरिएंट में ही चारों पावर विंडो, 2 डिन सिस्टम, ठीक है। इसमें स्पीकर्स भी हैं चारों में और ट्विटर्स भी दिए हुए हैं। तो एज अ बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड करा रही है, इतने वैल्यू फॉर मनी में। तो इट्स बेटर कि, और मेरी फैमिली भी, हम लोग पंजाबी फैमिली से हैं, तो स्पेस वगैरह भी काफ़ी गाड़ी में चाहिए होता है। तो ये
स्पेस के मामले में सबसे अच्छी गाड़ी मेरे को लगी, तो मैंने इसे ऑप्ट किया इसके लिए। तो बहुत ही ज्यादा मतलब परफेक्ट डिसीजन आपने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया। तो जैसे 8.5 लाख रुपए का प्राइस ब्रैकेट है, तो आप शुरू से ही सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई गाड़ी ढूंढ रहे थे, या फिर आपने i20 या अल्ट्रोज जैसी गाड़ियां आप भी देखी और फिर उनके बाद आप उनको रिजेक्ट करके, क्योंकि इतने पैसे में उनका एक अपर वेरिएंट आ जाता, हो सकता है आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता, 2-4 फंक्शंस और एक्स्ट्रा आपको मिल जाते, तो क्या आपने वो कंसीडर किए थे? मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी। इससे पहले मैंने बलिनो को भी कंसीडर किया था और एल्ट्रोस भी मैंने देखी थी। एल्ट्रोस तो मैंने फाइनल भी ऑलमोस्ट कर दी थी, लेकिन मैंने फिर जब स्पेस के मामले में मतलब फैमिली कंफर्ट, रिलायबिलिटी के मामले में चीज़ें देखी, तो मेरे को समझ आया कि इट्स बेटर टू गो फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, बिकॉज जितने पैसों में मैं एक हैचबैक ले रहा था, उतने ही पैसों में मेरे को अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑप्ट करूंगा। तो आपका ये कहना है कि 4 फंक्शन अगर कम मिल रहे हैं, अगर आपको बेसिक पावर विंडोज मिल जा रही हैं और सेंट्रल लॉकिंग मिल जा रही है और म्यूजिक सिस्टम मिल जा रहा है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू हैव। और इसके अलावा आप अगर एक बड़ी गाड़ी में जाना चाहें तो बड़ी गाड़ी में चले जाइए, इंस्टेड ऑफ आप हैचबैक लेकर उसके अंदर 4 फीचर ज्यादा लेके आए। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अपनी चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है, वेरी करेक्ट, कि आप किस गाड़ी को ऑप्ट करना चाह रहे हैं। लाइक मेन आपका मोटिव ये होता है कार का कि एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। उसके बाद आप फीचर्स कितने भी ऐड ऑन कराते जाओ, जितने आप ज़्यादा पैसे देते जाओगे उतने फीचर्स ऐड ऑन होते जाएंगे, ये बेसिक चीज़ है। तो एल्ट्रोज में मेरे को एक कमी लगी स्पेस की, मेरी फैमिली के हिसाब से। तो रियर सीट पे इतने लोग कंफर्टेबल नहीं थे, उनके शोल्डर्स इतने नहीं कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ, तो आई ऑप्ट फॉर दिस व्हीकल। और इसमें मेरे को बहुत बेहतरीन स्पेस मिलता है, बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है इसका, और मेरे को कोई भी इशू नहीं है इस गाड़ी के साथ। तो आप पहले से आप गाड़ी चलाना आपको आता था, या आपने गाड़ी खरीद के उसके बाद आपने सीखा है? नहीं, ये मेरी फर्स्ट कार है और फर्स्ट कार में ही मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवी को ऑप्ट किया है। मैंने गाड़ी लेने के बाद ही इसको चलाना सीखा, तो एज सच मेरे को इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं लगा। मतलब इट्स वेरी इजी टू ड्राइव और बहुत मतलब सिटी के लिए बहुत अच्छा, वेरी इसमें बहुत कॉम्फी गियर सिस्टम, इसका गियर बॉक्स भी बहुत कॉम्फी है। मीन्स अगर आपको एक गियर से दूसरे गियर में स्विच करना है, तो आप बहुत ही रिलायबिलिटी के साथ नॉर्मली आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि पारस जी एक सबसे अच्छी चीज बता दीजिए इस गाड़ी के बारे में, तो वो एक चीज क्या होगी सबसे अच्छी? सबसे पहली चीज कि ये एलेक्सा ही वेरिएंट होने के बाद भी, बेस मॉडल होने के बाद भी इसमें सारे फीचर्स हैं। आप कोई भी अगर गाड़ी देखेंगे इस सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में, तो आप किसी को भी चेक करेंगे, लाइक आप मैग्नाइट देखेंगे, काइगर देखेंगे, तो इन सब के किसी मॉडल, किसी भी बेस वेरिएंट में इतने फीचर्स नहीं दिए हुए जितने मारुति ने हमें दिए हुए। सेकंड, इसका एवरेज, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और अपनी गाड़ी की आप केयर करते हैं और अच्छे से चलाना जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मारुति से बेहतरीन कोई और गाड़ी आपको लगेगी। तो पारस जी एक बुरी बात भी अगर बता देते ना, कि मतलब यार ये तो सच बताऊंगा तो ये बुरी बात है, तो एक बुरी बात, देखिए नो कार इज परफेक्ट, राइट, तो एक बुरी बात बता दीजिए इस गाड़ी के बारे में। एक बुरी बात इस गाड़ी के बारे में मैं ये बताऊंगा कि जैसे इसने एनकैप रेटिंग में 4 स्टार लिए हैं इस गाड़ी ने, कि एनकैप ने इसे 4 स्टार दिए हैं, लेकिन मेरे को इसका डोर क्वालिटी जो है, इन्होंने जो डोर क्वालिटी दिया है वो मेरे को नहीं इतना अच्छा लगा। अगर हम उसे खोलते हैं तो उसमें इतना प्रीमियम, इतना अच्छा नहीं लगता। मतलब इनका डोर क्वालिटी इन्हें अच्छा करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने इंजन के ऊपर से कैप रिमूव कर दिया है। अच्छा, तो मतलब इंजन के ऊपर जो वो प्लास्टिक का कैपिंग होती है, कैपिंग होता है, वो रिमूव कर दिया है। वो शायद मे बी रिस्की हो सकता है हम लोगों के लिए, मे बी वो, हाँ मतलब अगर वो पानी अगर पड़ जाए, मतलब या तो पानी पड़ जाए तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि है वो इलेक्ट्रिक पार्टी। उसके बिना तो बहुत बुरा दिखता होगा। मैं वीडियो में डाल दूंगा कि क्या उसमें कैसा दिख रहा है इस समय पे। तो ये बहुत ही मतलब कॉस्ट कटिंग वाली चीज हो गई, एक बहुत कॉस्ट कटिंग की गई है मारुति की तरफ से। तो ये सिर्फ मतलब आपकी ब्रीजा के लिए इन्होंने किया है, या पूरा सेगमेंट में से इन्होंने जो है वो इंजन के ऊपर का जो कैप होता है वो हटा दिया? मैंने और गाड़ीज में भी देखा था, मैं काफी गाड़ीज मारुति की मैंने सियाज भी देखी थी,
और मैंने एक्सप्रेसो और जितनी भी मारुति की गाड़ी हैं इन्होंने सब में से ही हटा दिया है ये चीज़। तो मतलब बहुत हाई लेवल पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं दिख रहा होगा वो इस समय पे इंजन। हाँ, अगर आप वो मीन्स उसकी जो इंजेक्टर्स हैं वो हम्म। बाहर ही दिख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कैपिंग वगैरह नहीं है। अब क्या उसमें वो लोगों ने नॉर्म्स लगा के क्या चीज़, क्या वो सिक्योर है या नहीं है, ये चीज़ हम लोग को इतना वो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर होना चाहिए। हाँ मतलब वो बहुत बुरा सा लग रहा होगा, वो देखने में भी बहुत बुरा, मतलब अगर आप इंजन खोलोगे तो वो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या कितना पुरानी गाड़ी है या बाहर से क्या इंजन अलग से लगवाया हुआ, कुछ ऐसा भी फीलिंग आ सकती है। सो दैट इज मारुति, अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज इम्प्रूव ऑन दैट। मतलब इतना सा पैसा आपका प्लास्टिक का ढक्कन लगा के या हटा के कितना पैसा आप बचा लेंगे। और हेडलाइट के थ्रो के बारे में भी आप बता रहे थे। हेडलाइट का थ्रो एक्चुअली अगर ये बेस वेरिएंट आप लेते हैं तो जैसे वैसे तो इसका लाइट थ्रो काफ़ी मतलब बेटर है, लेकिन अगर आप कुछ गाड़ियों से कंपेयर करेंगे जैसे नेक्सन हो गई और सोनेट हो गई, तो कुछ मेरे को डिफरेंस दिखा है कि इसके जो नीचे वाला वेरिएंट है, लेक्साई वेरिएंट है, उसमें मुझे थोड़ा सा लो लाइट लगा है। अब ये भी सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, किसी को लाइट सही लगता है, किसी को कम लगता है। तो मेरे को अपने पर्सनली जो लगा वो मेरे को इसमें थोड़ा कम लगा। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ इम्प्लीमेंटेशंस कराऊंगा, उसके बाद में भी मेरे को कुछ अच्छा। तो नेक्सॉन के बारे में जैसे आप जिक्र लेके आए हैं, तो नेक्सॉन से अगर आप इस गाड़ी को अभी कंपेयर करते हैं तो क्या चीज़ आपको अपनी गाड़ी की अच्छी लगती है नेक्सॉन से, और क्या चीज़ नेक्सॉन की आपको अच्छी लगती है अपनी गाड़ी से? देखिए नेक्सॉन भी मेरे कज़न ब्रदर के पास है, तो मैंने काफ़ी उस पर चलाकर देखा है। मेरे को एक तो उसके गियर बॉक्स से काफ़ी शिकायत है, जो कि काफ़ी हार्ड है। जिस तरीके से मारुति ने रिलायबल दिया हुआ है उसमें मींस हम लोग को उसका शायद गियर लीवर का वो ज़्यादा है, ट्रेवल ज़्यादा है, तो उस वजह से मे बी वो गियर शिफ्टिंग में थोड़ा लगता हो, लेकिन काफ़ी हार्ड गियर सिस्टम दे रखा है टाटा। मतलब सिटी के में प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को लेके। अच्छा पारस जी, सेफ्टी कितना मैटर करती है? आप जैसे आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, तो सेफ्टी रेटिंग किसी गाड़ी की आपके लिए कितना मैटर करी? आपको क्या नॉलेज थी सेफ्टी के बारे में? आपकी फैमिली क्या कहती है, सेफ गाड़ी अनसेफ गाड़ी, क्या आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर में? मुझे ऐसा लगता है अब सेफ्टी रेटिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है मार्केट में। कुछ गाड़ियां अब ऐसे सेफ्टी रेटिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा बिकने लगी हैं, और ये एक बेटर ऑप्शन भी है, क्योंकि अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारी फैमिली ओवरऑल पूरी सिक्योर रहे। तो सेफ्टी रेटिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कार। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी सेफ्टी रेटिंग पे भी काफ़ी रिसर्च किया था, और उसके बाद ही मैंने इसे ऑप्ट किया है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये नेक्सॉन के बाद 4 स्टार पे आने वाली कार है, तो NCAP ने इसे 4 स्टार रेटिंग दिया है, जो कि इज़ गुड इनफ रोड पर चलाने के लिए, क्योंकि 4 स्टार जो गाड़ी अगर है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, और अगर आप मारुति है तो मतलब आपके पास रिलायबिलिटी भी है, और आपके पास एवरेज का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर से आपको 4 स्टार रेटिंग भी मिल रही है, ऊपर से 1500 सीसी का इंजन। तो आई थिंक इट्स अ पावर बूस्टर पैक आपने खरीदा है। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बस थोड़ी सी लोगों की ये शिकायत रहती है कि इंटीरियर पे इनको काम करना चाहिए। बहुत पुराना इंटीरियर जो है वो ये लेके चलते आ रहे हैं मारुति वाले, और इसको अपग्रेड नहीं कर रहे। काफ़ी लोग इस चीज़ की वजह से मारुति की तरफ अब नहीं जा रहे हैं, टूट भी रहे हैं, क्योंकि थोड़ा प्लस नहीं दिखता है। तो क्या आपको इस चीज़ के बारे में मतलब ये चीज़ लगती है कि मारुति को इंटीरियर पे काम करना चाहिए, थोड़ा ओल्ड स्कूल जो है वो इंटीरियर है, या फिर आप कहते हैं कि नहीं इतने पैसे में तो इतना ही मिल सकता है? क्या आपका इस पे स्टैंड है? एक्चुअली क्या है कि जैसे ये बात तो पॉइंट है कि जिस हिसाब से इनकी कार्स हैं उस हिसाब से इस गाड़ी में स्पेसिफिकली इनका इंटीरियर बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। तो अभी ये 2020 में भी इन्होंने अपग्रेड किया था, तो इन्होंने इसका इंजन वगैरह अपग्रेड किया था और कुछ चीज़ें और अपग्रेड किया था, लेकिन इन्होंने इसका इंटीरियर अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। और जैसे दूसरी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में, तो उनका इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन है इस गाड़ी के कंपैरिजन में।
तो इंटीरियर के लिए तो मैं बोलूँगा कि इन्हें इंटीरियर में कुछ चेंजेस लाने चाहिए मारुति को, अगर इन्हें अपनी वैल्यू सेल वैल्यू बढ़ाना है, क्योंकि मे बी मुझे लगता नहीं है कि मारुति किसी से पीछे है सेल में। अब शायद वेन्यू है जो इसको थोड़ा टक्कर दे रही है, वेन्यू एंड सोनेट, तो उस कंपैरिजन में इन्हें उस लेवल तक, मारुति को उस लेवल तक आना चाहिए ताकि उन अपने कंपटीशन को ये लोग थोड़ा कम कर सकें। तो ये सब बातें हो गई हैं। जब मारुति की गाड़ी लेता है तो इसलिए लेता है कि भाई कहीं हम फंसूंगा नहीं, मारुति के सर्विस स्टेशन हर जगह होते हैं। तो कितनी सुनवाई है आपकी अगर आप मारुति के लिए मतलब मारुति के सर्विस सेंटर में जाते हैं, अरीना का ये प्रोडक्ट है, तो कितनी सुनवाई है मारुति के सर्विस सेंटर में, या फिर वहाँ के मतलब बहुत अच्छी सर्विस आपको लगी, या फिर आपको ऐसा लगा कि यार मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि काफी मतलब मारुति के जो कस्टमर्स हैं उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यार हमारा तो सुन ही नहीं रहा कुछ, मतलब हम एज अ कस्टमर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बार गाड़ी खरीद ली तो जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं, हमसे कोई वो नहीं है। तो आपको भी क्या ऐसी फीलिंग है या आपके साथ सब सही चल रहा है? नहीं, मेरा भी एक्सपीरियंस इतना कुछ अच्छा नहीं रहा। मेरी तो पहली ही सर्विस थी मारुति के साथ, अभी मेरे को अराउंड 3 महीना हुए हैं गाड़ी लिए हुए। तो अभी मेरा और कोविड की वजह से हम लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाए, तो अभी अराउंड ये 2100 किलोमीटर ही चली है, ठीक है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट सर्विस के लिए हम लोग गए थे, तो क्योंकि फर्स्ट सर्विस में ही मेरे को ऐसा दिखा कि उन लोग को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, कि क्योंकि उनके पास में भी मारुति का प्रोडक्शन इतना है और मारुति की सेल इतना है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना फ़र्क पड़ता होगा कि किसकी सर्विस अच्छे से हो रही है, किसकी नहीं हो रही। मेरे को गाड़ी धुलवाने के लिए ही 2-3 बार उन लोगों को बोलना पड़ गया कि यहाँ से गाड़ी सही नहीं हुई है, नहीं यहाँ से गाड़ी साफ़ नहीं है। तो ऐसा लगा मेरे को कि अगर अभी तो मेरी गाड़ी नई है तो फर्स्ट सर्विस में ही मेरे को इतना ऐसे उनको पुश करना पड़ रहा है। तो अगर मेरी गाड़ी पुरानी हो जाएगी और इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो ये लोग तो आई थिंक पूछेंगे भी नहीं जब तक प्रेशर नहीं बनाएगा। तो आपको इन फ्यूचर भी ऐसा लग रहा है कि आगे हो सकता है, क्योंकि इनके पास कस्टमर्स बहुत हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो तभी मारुति की सर्विस जो है वो बाहर से करवा लेते हैं, क्योंकि मारुति वाले जो है वो अच्छे से अभी इस समय पे फ़िलहाल ट्रीट नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। अब ऐसा आपकी सिटी में हो सकता है, या मे बी क्या नाम है, हो सकता है कि अरीना में ऐसा है और नेक्सा में लोग कहते हैं कि नेक्सा में एक्सपीरियंस अच्छा है, अरीना में नहीं है। तो ये लेकिन एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर आप 8.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और इसके बाद अगर आपको एज अ कस्टमर अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वो बहुत बड़ा इशू है अपने आप में। अब तक तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इनकी सर्विस से। अब आगे क्योंकि मैं अभी एक ही सर्विस लिया हूँ तो वहाँ पर तो मुझे नहीं आया कॉन्फिडेंस कि इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ये लोग कैसा बिहेव करते हैं, या कैसे हम लोग को गाड़ी को अपना समझ के एकदम ट्रीट करते हैं। अगर आपको आज मैं आपके पैसे वापस कर दूं, 8.5 लाख रुपए मैं आपको वापस कर दूं, 50-60 हज़ार रुपए मैं और दे दूं आपको, तो क्या आज भी आप विटारा ब्रीजा लेंगे, या फिर आप कुछ और किसी और गाड़ी पे जाना प्रेफर करेंगे? मेरे ख्याल से अगर मैं अपना कॉस्ट बढ़ाता हूँ तो फिर अगर मैं 80-90 हज़ार रुपये बढ़ाता हूँ तो मे बी मेरे को वैसे तो कोई इशू नहीं है ब्रीजा से, मेरे को बहुत अच्छा वो हो रहा है। तो अभी तो 80-90 हज़ार रुपये देकर भी, क्योंकि मेरी फैमिली कंफर्ट है, इसमें सब चीज़ है, स्पेस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरे को स्पेस का अगर कोई इशू नहीं होगा रियर सीट पे, तो मैं सोनेट की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। अगर मेरे को पहला, वैसे तो प्रेफरेंस मेरा रियर सीट में स्पेस का है, लेकिन अगर मैं उसको हटा दूँ तो फिर आप सोनेट की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं और सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। आपने जब वो चीज़ बढ़ा दी है कि आप मेरे को वापस दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आगे ऑप्ट करूँ। तो मतलब अगर आप 8.5 लाख रुपए आपको दिए जाएं तो आज भी आप ब्रीजा ही खरीदो। 50-60 हज़ार रुपये और दे दिए जाएंगे तो आप कहोगे ठीक है, पीछे वाली सीट पे मम्मी पापा से कहेंगे एडजस्ट कर लो, तो सोनेट लो। तो अब जो कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि यार नहीं सोनेट में तो नहीं कम जगह है, तो ये मैं आपको बता दूं कि
इनकी फैमिली के हिसाब से वो बता रहे हैं कि ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत रहती है, इसलिए इन्होंने इसको भी ऑप्ट करा। ऑल्ट्रोज को जो है वो नहीं ऑप्ट करा, क्योंकि ऑल्ट्रोज में ऐसा नहीं है, ऑल्ट्रोज में भी जगह नहीं है या फिर सोनेट में जगह नहीं है, लेकिन ये है कि फैमिली के हिसाब से होता है। जैसे हम लोगों की पंजाबी फैमिलियों में थोड़ा लोग जो होते हैं वो भारी होते हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है उस चीज़ का। तो थैंक यू वेरी मच पारस जी, आपने हमको इतना टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। और अगर आगे अब कभी आपको इससे कोई प्रॉब्लम कोई आए या फिर कोई अच्छा एक्सपीरियंस आए जो आप चाहते हो कि आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी सिटी में आए और आपसे ओनरशिप रिव्यू लें, आप अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो नीचे दी गई ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं। अगर मैं आपके सिटी में या आसपास कभी होऊंगा तो मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दे जाना दोस्तों।